इंफॉर्मेशन पे जब हम भरोसा करते हैं या फिर उस इंफॉर्मेशन को जब हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं बिना उसकी कोई तहकीकात किए, ऐसे वक्त में बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाता है और फिर ये जानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी सही बात है और कौन सी गलत बात है। और जो मिस इन्फॉर्मेशन होता है वो यूजुअली अपने मन में डर पैदा करता है। तो जो लोग आखिर तक सुनने वाले हैं उनको मैं एक बोनस टिप दूंगी कि आप मिस इन्फॉर्मेशन कैसे जज कर सकते हैं। तो नेम ऑफ कोरोना वायरस, वो हम सब जानते हैं कि सार्स कोव 2 है, लेकिन आसानी के लिए हम उसको कोरोना वायरस बोलते हैं। ऐसी वाली फोटोग्राफ हम सभी ने देखी है, लेकिन असली वाला कोरोना वायरस ऐसे नहीं दिखता। बहुत बड़ा मिथ या फिर एक सवाल चलता रहता है कि क्या कोरोना सच में है। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं कि ये डब्ल्यूएचओ ने कुछ ऐसे ही फैला दिया है, कोई ऐसी बीमारी है नहीं, या फिर फार्मा इंडस्ट्री ने ये सब करवाया है, या फिर वैक्सीन इंडस्ट्री ने ये सब करवाया है। तो अगर हम कोरोना को देख पाते तो कि हम समझ जाते हैं कि कोरोना है, लेकिन अगर हमें देखना है तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वो वायरस है, आसानी से दिखने वाला है नहीं। तो अगर की असली फोटोग्राफ आप देख सकते हैं कि जैसे कि हम पिक्चर में देखते हैं उसे कोरोना की तरह कांटे लगे हुए हैं, तो उसी तरह से ये कोरोना दिखता है। मुझे लगता है कि अगर आपने किसी चीज को देखा, एक मैंने ऐसे बोला था कि समझ लीजिए कि सच में कोरोना हमें दिखता और आजू बाजू हमारे हवा में ऐसे समझ लो कोई लाल डॉट्स की तरफ फैला है या किसी चीज पे वायरस पड़ा हुआ है, इस तरह से अगर हमें दिखता तो हम ज्यादा एहतियात बरतते। लेकिन अभी हम देख नहीं पाते, तो जो दिखता नहीं है उस पर हम आसानी से भरोसा नहीं करते, चेंजेस करना नहीं चाहते। तो आप ये जान लीजिए कि ये हमें आंखों से नहीं दिखता फिर भी है। और जब लोग बोलते हैं कि ये बहुत सिंपल बीमारी है, इससे कुछ नहीं होता, 80% लोग तो बच जाते हैं, सही है बच जाते हैं। लेकिन आप पिछले कुछ सालों में या 100 सालों में कोई एक ऐसी बीमारी बताइए जिस बीमारी के वजह से साल भर में 500 600 या उससे भी ज्यादा की मौत हो गई है। मतलब जो डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उन्हीं डॉक्टरों में अगर वो बीमारी डॉक्टरों को ही मार रही है, तो ये बीमारी सीधी साधी नहीं हो सकती। इस बीमारी को हमें सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मारने की कैपेसिटी कम होगी, लेकिन वो जिस नंबर से फैल रही है उस नंबर की वजह से बहुत सारे डेथ्स हो रहे हैं। ये कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज 2019 का है। ये बच्चों को बताने के लिए आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने ये इंक्लूड किया। जब बोलते हैं कि कोरोना वायरस या कोविड की बीमारी बहुत सिंपल है, तो ये वर्ल्डोमीटर नाम की एक वेबसाइट है, आप इसे नोट करके रख सकते हैं, वर्ल्डोमीटर। इस पे जब आप देखोगे तो डेली कितने चेंजेस हो रहे हैं ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हमें तो ये पता है कि इंडिया सेकंड नंबर पे है। ये नंबर अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि यूएसए में इंडिया से लगभग 2 गुना ज्यादा केसेस दिख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे केसेस पर मिलियन तक आते हैं, जो टोटल केसेस पर मिलियन यहाँ पे जो दिख रहा है, इसमें देखोगे आप तो टोटल केसेस यूएस में लगभग 10 गुना ज्यादा हैं। ठीक है, मौत भी 10 गुना ज्यादा हो रही है। तो कंपैरेटिवली अभी हमने कुछ बड़ी पिक्चर देखी नहीं है। अभी हमने जो भी देखा और बाकी कंट्रीज में हम देख रहे हैं वो पॉसिबिलिटी है। अभी तक हमारे पास कौन सी भी ऐसी स्टडी या कौन सा भी ऐसा प्रूफ नहीं है। सब हाइपोथेसिस है कि शायद हमारे पास ज्यादा इम्यूनिटी होगी, शायद हमारी हर्ड इम्यूनिटी आ गई होगी। ये सारी शायद वाली बातें हैं। इन बातों पे भरोसा करेंगे और अगर गलती से हमारे पास बहुत बड़ी सेकेंड वेव आ गई, बाकी कंट्रीज की जो सेकेंड वेव है पहली वाली वेव के कंपैरिजन में 5 गुना या लगभग 12 गुना तक बड़ी सेकेंड वेव आ चुकी है। तो हम अभी आराम से नहीं बैठ सकते, ऐसा नहीं सोच सकते कि सब कुछ ठीक ही रहेगा। अगर हम केयर लेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं लेंगे तो रिस्क रहेगा। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। कब तक? जब तक वैक्सीनेशन से हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी या जब तक पैंडेमिक कंट्रोल में नहीं आएगा, तब तक हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, इंडिया यहाँ पे पता चल जाएगा। हमें क्यों केयरफुल रहना जरूरी है? आप हमेशा जान लीजिए कि ये
न्यू वायरस है, नोवेल वायरस। जब भी दुनिया में कोई भी नई बीमारी आएगी, उस वक्त उस बीमारी के बारे में किसी को भी कुछ नहीं रहेगा। तो शुरू के दिनों में जो भी अंदाज किए जाते हैं, वो बहुत बार गलत हो सकते हैं। गलत हो सकते हैं ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो अवेलेबल एविडेंस के हिसाब से बताया जाता है। जैसे शुरू में था कि आपको सब कुछ बहुत साफ रखना चाहिए, ऐसे पहले बताया गया था कि ये फोमाइट बॉर्न है। अभी जब नया एविडेंस आया है, तो हम जानते हैं कि ये एयरबॉर्न है, तो हमें एयरबॉर्न वाले जो प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे आपको हवा का वायु विजन जो होता है, हवा की आवागमनी जो होती है, उसे आपको ज्यादा केयर लेनी पड़ेगी। तो जो नोवेल वायरस है, उसके बारे में कुछ सालों तक इंफॉर्मेशन आ सकती है। जैसे आपको पता है कि जो कुछ बीमारियां ऐसी होती है, जैसे हिपेटाइटिस बी है, जो हो जाएगा बहुत साल पहले, 5 साल के बाद उसका कैंसर निकल आएगा। तो आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में हम कभी नहीं जानते। तो नोवेल वायरस जब भी आएगा, उस वक्त जो भी गाइडलाइंस बोलते हैं, उसको फॉलो करने में ही हमारी सुरक्षा होती है। रूल्स हमेशा हमारे सेफ्टी के लिए होते हैं। और जैसे कि सर ने बोला, गुजरात में हुआ था कि जो मास्क पहनता है वो उसको थोड़ा सा वो पागल है, इस तरह से लोग देख रहे थे। तो लोगों को जो सोचना है सोचने दीजिए। बीइंग केयरफुल इज बीइंग स्मार्ट। आप स्मार्टली वायरस को टैकल कर रहे हो, ये हमेशा याद रखिए। और कोरोना को रोकना है, वो सिर्फ हम कर सकते हैं। इट इज ऑन अस, जो भी एक्टिविटी है। तो कोरोना आया कहां से है? थनबर्ग है, उसने पूरी वर्ल्ड का अटेंशन एनवायरमेंटल चेंजेस की तरफ लाया है। और आप जो ये डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जब बात करते हो, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से डिजास्टर्स भी बहुत सारे होने के चांसेस है इन फ्यूचर। इसीलिए हम अभी से प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। तो ये भी एक एनवायरमेंटल चेंज का ही डिजास्टर है, जिसमें नए नए डिसीजेस आते रहेंगे। अगर आप 2000 के बाद वाले डेज देखेंगे, तो आपको बहुत सारे नए डिसीजेस, हमने नाम सुने ऐसे पता चलेगा। उससे पहले तो हमने सिर्फ HIV सुना था, और कोई डिसीज नहीं सुना था। सिर्फ HIV नया आया था इस दुनिया में। कुछ पिछले सालों में आपने सार्स, पहला वाला सार्स देखा, बर्ड फ्लू देखा, जीका देखा, डेंगू बढ़ गया, चिकनगुनिया भी नया आया था। ऐसे बहुत सारे डिसीजेस, मर्स की तरह है, सार्स की तरह, उससे पहले आया था। लेकिन हम इस वजह से थोड़े से लकी रहे कि इनमें से कोई भी डिसीज पैंडेमिक नहीं बना। छोटे छोटे एपिडेमिक्स हुए, लेकिन पैंडेमिक बना नहीं। लेकिन इस बार हमारी लक खत्म हो गई, और ये जो SARS-CoV-2 है, इसका पैंडेमिक बन गया। ये डायग्राम जो आप देख सकते हैं, जो डिफॉरेस्टेशन वगैरह हम बच्चों से बात करते हैं, उनको सिखाते हैं, या फिर अर्बनाइजेशन है, इन सब चीजों, ये जब होता है तो एनिमल और ह्यूमन का कांटेक्ट बढ़ेगा। और जब कभी भी कांटेक्ट बढ़ेगा, उस वक्त एनिमल वायरस आसानी से नहीं आएंगे। उन्हें माइग्रेटरी कुछ होस्ट चाहिए होगा, इंटर एम्पलीफाइंग होस्ट चाहिए होगा, या फिर जब उनमें कोई म्यूटेशन हो जाएगा, जीन म्यूटेशन, उस वक्त ऐसे वायरस ह्यूमन में आ जाएंगे, जिनको जूनोटिक डिसीजेस कहते हैं। तो जब भी ऐसे नए वायरस आएंगे, वो नया आएगा, और हमें उस वक्त बहुत ही एहतियात बरतते हुए, और ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है, उनका पूरा फ्यूचर लाइफ इसी के साथ गुजरने वाला है। हम सब जानते हैं कि एनवायरमेंटल सीरियस है, तो बच्चों ने ये समझना जरूरी है कि जब भी नया डिसीज आता है, जो भी रूल्स आएंगे, उनको फॉलो करना ही सही चीज होगी। उनको फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी सारी लोगों के लिए। और चीज यह है कि अभी ये हम ग्लोबल विलेज बोलते हैं, किसी भी देश में आता है। जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि चाइना में बन गया, इस बार चाइना में बना है। पिछली बार जब मर्स था, तो मिडिल ईस्ट कंट्री में बना था। उससे पहले जब जीका था, वो अफ्रीकन कंट्री में बना था। तो कंट्री कोई भी हो सकती है, उसके बारे में हम पहले कोई गारंटी दे नहीं सकते। लेकिन जब एक कंट्री में आएगा, हम ग्लोबल विलेज है, हम कनेक्टेड है। कुछ सालों पहले ऐसे कभी नहीं होता था। तो इस वजह से कोई भी नया डिसीज बहुत जल्दी जल्दी फैल सकता है, और इसीलिए इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस बनाए गए हैं। और अगर वो फॉलो करते हैं, तो हर कंट्री थोड़ी बहुत सेफ हो सकती है। और एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ।
ऐसा नहीं है कि एक देश, अभी यूएस में बहुत समझ लो कि यूएस ने बहुत सारे वैक्सीनेशन कर लिए और डिसीज कंट्रोल में ले लिया, उसके बाद उसे कोई खतरा नहीं है। ऐसे नहीं होगा। खतरा जब तब तक बना रहेगा जब तक अफ्रीका के सबसे पुअर वाली कंट्री में भी खतरा खत्म हो जाएगा। तो ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है। ये हमारे स्टेट्स के लिए भी अप्लाई हो सकता है। किसी एक स्टेट का वैक्सीनेशन स्टेटस बहुत अच्छा होगा और किसी एक स्टेट का वैक्सीनेशन स्टेटस पुअर है, और स्टेटस वाला जो स्टेट है वहां से हमें थोड़ा बहुत खतरा होता रहेगा। तो इसलिए हम सभी को इसके बारे में काम करने की जरूरत है। एक चीज है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि वैक्सीन का एंट्री पॉइंट और वैक्सीन बाहर आने का रास्ता, ये जो है यहाँ पे अगर हम केयर लेते हैं तो हर कोई सेफ हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नाक, मुंह और आंखें, ये चीजें हैं जो वैक्सीन के लिए, सॉरी, वायरस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाक जो है वही इंपॉर्टेंट है जहां पे हम अगर मास्क सही ढंग से यूज करेंगे तो वायरस की एंट्री नहीं होगी। तो बच्चों को ये आप दिखा सकते हैं और ये देख के बच्चे हमेशा याद रखेंगे कि हमें अपनी नाक और मुंह को मास्क से ढक के रखना है। जब केस आता है, एक केस, अभी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि बहुत कम केसेस हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। प्लीज जान लीजिए कि अगर आपको केसेस को कंट्रोल में रखना है तो आप तभी काम जब वो केसेस कम नंबर में हैं। केसेस जब बहुत बढ़ जाएंगे, और वो बढ़ने की स्पीड आप देख सकते हैं, एवरी 15 डेज नंबर्स ऐसे मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अब केसेस कम है लेकिन अभी भी हमारा खतरा पूरी तरह से कम नहीं हुआ है। हमारा जो एपिडेमियोलॉजिकल पिक्चर है बाकी कंट्रीज के हिसाब से लगभग 1-2 महीने पीछे चल रहा है। तो बाकी कंट्रीज में दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, तो हमें अगले 2-3 महीने तक हम सेफ रह सकते हैं, तो तब हम रिलैक्स हो सकते हैं। तब तक हम रिलैक्स नहीं हो सकते। तो ये जो स्पीड है वो R0 या R0 के हिसाब से चलेगा। और उसका मतलब है कि अगर एक कोरोना का केस है, कोविड का इन्फेक्टेड केस है, तो वो एक केस कितने सारे नए केस दे सकता है। तो लकीली अभी का R0 जो है, जो 1.2 के आसपास है, जो हमें 1 से नीचे लाना है। जब वो 1 से नीचे हो जाएगा, मतलब एक कोविड का केस, उसके आगे एक भी केस नहीं बनेगा, उससे भी कम बनेगा। तो ऐसे जब होगा तभी एपिडेमिक कंट्रोल हो जाएगा। तो वो करने के लिए हमें वैक्सीन की बहुत ज्यादा मदद होने वाली है। तो ये हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये बच्चों को हम किस तरह से बता सकते हैं, इसके लिए मैंने कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं, जल्दी से आपको बता देती हूँ। तो हम बच्चों को बता सकते हैं कि ये कोरोना सेफ्टी रूल्स हैं, और बच्चों को पता होता है कि रूल्स हमेशा फॉलो करने होते हैं, हमारे स्कूल के रूल्स होते हैं। तो उसी तरह ये कोरोना सेफ्टी रूल्स हैं, इस तरह से आप उनको बोल सकते हो। ये 3 हो गए कोरोना सेफ्टी गैजेट्स। तो बच्चों को गैजेट्स पसंद होते हैं, तो हम अगर इस तरह के वर्ड्स उनको बताने में यूज करेंगे, मास्क ये सुपर पावर हो गया कि मास्क वायरस को अपनी नाक से दूर रख सकता है ना। तो इतनी बड़ी पावर है मास्क के पास। तो मास्क यूज करने वाले सुपर पावर वाले बच्चे हो गए, ऐसा हम उनको बोल सकते हैं। सोप और सैनिटाइजर, इनका यूज करने से उन्हें सेफ्टी बढ़ती है, और स्पेशली खाना खाने से पहले उनको हाथ धोना बहुत जरूरी होता है, और वो खुद सैनिटाइजर की एक बॉटल अपने बैग में रख सकते हैं एज अ सेफ्टी गैजेट। तो इस तरह से आप बच्चों को बता सकते। अभी ये जो मैं बोल रही हूँ बच्चों को बताना क्यों जरूरी है, देखिए कि वैक्सीनेशन एडल्ट में शुरू होने वाला है। यूजुअली सारे वैक्सीनेशन बच्चों में होते हैं। जब वैक्सीनेशन एडल्ट में शुरू होगा तो वायरस सरक के छोटे बच्चों में ज्यादा फैलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चों ने रूल्स पालना, रूल्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। और बच्चे तभी रूल्स फॉलो करते हैं जब वो देखते हैं कि बड़े लोग भी फॉलो कर रहे हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डबल हो गई, खुद के लिए भी फॉलो करो और बच्चों को सिखाने के लिए भी फॉलो करो। तो बच्चों को 3 रूल्स आप बता सकते हो, 3 गैजेट्स बता दिए, तो ये 3 रूल्स बता सकते हो जिसमें डिस्टेंस जो होता है 2 गज दूरी, तो उसको कैसे वो समझ सकते हैं और कैसे हमेशा डिस्टेंस रख सकते हैं। अपने हाथ के डिस्टेंस के अंदर किसी इतने पास में कोई नहीं आना चाहिए, इस तरह से आप बच्चों को बोल सकते हो। या कोई ऐसे पोस्टर के हिसाब से, बच्चों में तो और बड़ों में भी मुंह पे हाथ लगाना बहुत ही कॉमन होता है। अभी भी आप हो सकता आपने नाक को, आंख को या अपने चेहरे को हाथ लगा लिया होगा, या फिर आप लगा लेंगे।
तो ये आदत हमें छोड़नी है और कवर करना है। ये 3 रूल आप उनको बता सकते हो। देयर आर 3 वेज टू एक्ट। ये 3 चीजें अगर हम करते हैं तो वायरस कंट्रोल में आ सकता है, जिसमें आइसोलेशन है, क्वारंटाइन है और टेस्टिंग है। हम बड़े बड़े लोगों में भी जब कभी हमें कोविड जैसे सिम्टम्स लगेंगे, उस वक्त हमें काम पे नहीं जाना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक ये स्टेप कर लेंगे तो हम बहुत सारी केसेस कम कर सकते हैं। हमेशा ऐसे होता है कि हमें, हाँ यार थोड़ी सी बदन दर्द हो रही है, बहुत थकावट है, लग रहा है, लेकिन ठीक है मैं गोली खा लूंगा और काम पे जाऊंगा। तो ये सारे चीजों को स्कूल ने या फिर ऑफिसेस ने ये बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है कि अगर सिम्टम है तो हमें टेस्ट करना है, उससे पहले ऑफिस नहीं जाना है। और बच्चे भी टेस्ट कर सकते हैं, उसमें पेन नहीं होता, ये हमें बच्चों को बताना चाहिए, डिस्कम्फर्ट होता है तो टेस्ट करना जरूरी है। और अगर हमें डिसीज हो गया तो हमें पिछले 5 से 7 दिनों तक हम जिस किसी के कांटेक्ट में आए थे, उन लोगों को हमें बताना है कि हमारा टेस्ट पॉजिटिव हुआ है, आप कृपया क्वारंटाइन हो जाइए। जिसका मतलब है कि आपको लोगों से कम कांटेक्ट रखना है। आइसोलेशन का एक मतलब ये भी है कि अगर आपको डाउट है कि शायद मुझे तो सबसे सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो है आप मास्क घर में भी लगाइए। घर के बाहर तो हम लगाते ही हैं, घर के अंदर मास्क लगाना चाहिए और आप घर के अंदर ही लोगों से थोड़ा दूर हो सकते हैं। तो अगर ये 3 वेज हम एक्ट करेंगे तो कोविड के कंट्रोल में मदद हो जाएगी। ये 3 सीज हैं जिसको अगर हम अवॉइड करेंगे तो अगेन हमारी भी सेफ्टी बढ़ेगी और स्प्रेड भी नहीं होगा। 3 सीज कौन से हैं? एक है क्राउडेड प्लेसेस, एक है क्लोज कॉन्टैक्ट और एक जहां पे कन्फाइंड एंड इनक्लोज्ड प्ले स्पेसेस है। तो ये तीनों चीजें हवा से संबंधित हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अभी हमें हवा से ज्यादा केयरफुल रहना है। तो जहां पे भीड़ है, जहां पे पास पास रहने की जरूरत पड़ सकती है और जहां पे क्लोज्ड है, तो आपको उस वक्त बहुत केयर लेनी पड़ती है, खिड़की भी खोलनी पड़ती है। तो ये केयर लेंगे तो बहुत सेफ्टी बढ़ जाएगी। याद रख सकते हैं जिसमें एक रिस्क वाला मीटर है, तो जिस तरह से आप स्लाइड करोगे उस तरह से रिस्क बढ़ेगा। राइट हैंड साइड स्लाइड करोगे तो वहां पे रिस्क बढ़ेगा, आप लेफ्ट हैंड साइड में स्लाइड हो जाओगे तो आपको सेफ्टी बढ़ेगी। तो लोकेशन में क्लोज में नहीं जाना है, ओपन में रहना है। प्रॉक्सिमिटी में भीड़ की जगह पे जितना डिस्टेंस आप रखोगे आप सेफ हो जाओगे। और टाइम जितना रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, अगर भीड़ में जाने की जरूरत पड़े तो आप टाइम कम कर दीजिए। या फिर लोगों से मिलना है तो क्लोज स्पेस में मत मिलिए, मतलब होटल के अंदर मत मिलिए, बाहर बैठने की जो जगह होती है ओपन स्पेस में वहां पे आप बैठ सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने क्यों बोली वैक्सीन के साथ। ये है स्विस चीज मॉडल। यहाँ पे आप प्लीज समझ लीजिए कि कोई भी एक मेथड 100% आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। बहुत सारे लोग इस तरह से वेट कि हाँ वैक्सीन लग जाएगी और फिर मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होता है। पैंडेमिक खत्म हो जाएगा तो वैक्सीन आपको ज्यादा प्रोटेक्ट करेगी। जब पैंडेमिक चल रहा है उस वक्त उनका वैक्सीन लगा है। हमें ये जान लेना चाहिए कि कोई भी वैक्सीन, दुनिया की कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है कि जो 100% प्रोटेक्शन दे सकती है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करेगी। तो जब हमें पता है कि 100% प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता है तो हमें बाकी लेयर्स के भी जरूरत पड़ने वाली है। इसके सिवा जब म्यूटेंट तैयार हो रहे हैं, यूके वाला म्यूटेंट है, साउथ अफ्रीका वाला म्यूटेंट है, तो ये सारे म्यूटेंट जो हैं इनकी वजह से भी हमें केयर लेनी जरूरी है। एक और बात यह है कि समझ लीजिए कि आपके बॉडी में दे दिया, एंटीबॉडीज हैं, लेकिन अगर शुरू वाला डोज वायरस का डोज बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो गया आपको, उस वक्त आपकी बॉडी में एंटीबॉडी आपको कंट्रोल करने में मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए को ज्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए हमें वैक्सीन लगने के बाद भी जितने सारे लेयर्स आप यूज कर सकते हैं, आपने यहाँ पे सारे नाम पढ़ लिए होंगे। तो जो मैंने अब तक रूल्स बोले आपको, 3 रूल्स, 3 गैजेट्स, 3 एक्ट्स, जो भी मैंने बोला, उसमें से आप जितनी सारी चीजें यूज कर सकते हो उतनी आपकी प्रोटेक्शन बढ़ती रहेगी। कभी भी एक ही चीज पे भरोसा मत कीजिए, मतलब सिर्फ मास्क लगाया बाकी कुछ किया नहीं तो सेफ्टी नहीं होगी, सिर्फ हाथ धोए बाकी कुछ किया नहीं तो सेफ्टी नहीं होगी। मल्टीपल लेयर्स लीजिए और जान लीजिए कि वैक्सीन भी उसी में से एक लेयर है।
ये आप बच्चों को स्पेसिफाई करके बोल सकते हो कि हर एक का क्या बेनिफिट होने वाला है। जैसे मास्क यूज करेंगे तो वायरस आप तक नहीं आएगा, आपसे हवा में नहीं जाएगा। यूज करोगे तो आप तक नहीं पहुंचेगा, डिस्टेंसिंग से आप तक नहीं पहुंचेगा, कवर किया तो बाहर नहीं आएगा। तो जब आप ऐसे स्पेसिफाई करके बच्चों को बोलेंगे तो बच्चों को पता चलेगा कि ये एक्ट करने के बाद उन वो क्या फायदा होने वाला है, तो वो जरूर करेंगे, आपके रूल्स फॉलो करेंगे। भी बहुत जरूरी है जानना कि अगर आप रूल्स फॉलो करते हो तो क्या फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि जो लोग रूल्स फॉलो करते हैं वो अभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आजू बाजू में देख लेते हैं कि बहुत सारे लोगों ने रूल्स फॉलो नहीं किए हैं, बहुत कम लोग बचे हैं जो अभी तक रूल फॉलो कर रहे हैं। तो प्लीज जानिए कि हर एक पर्सन पैंडेमिक रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था, तो अभी देखिए कि कोई भी बंदा जब रूल फॉलो करता है तो लगता है हमें कि सिर्फ एक बच तो खुद को बचाना भी पैनिक रोकने में बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि डिसीज एक से आगे जाती ही रहती है। अगर मैं खुद को बचा पाई तो मैं पैंडेमिक रोक रही हूँ। ये प्लीज जान लीजिए और हमेशा खुद के एफर्ट्स के लिए प्राउड फील कीजिए। जैसे मेरा खुद का मैं अभी एक्सपीरियंस बोलती हूँ आपको। मैंने पहले दिन वैक्सीन लगवाया है, लेकिन मैंने क्या किया कि मुझे बीच में मुझे थोड़ी सी तकलीफ लग रही है, क्योंकि मैं जब स्टेयर्स चढ़ती हूँ तो मुझे थोड़ा सा हाफने जैसा हो रहा है। तो मुझे लगा कि शायद मुझे कोरोना हुआ है क्या, क्योंकि कोरोना में सिर्फ डेथ का रिस्क नहीं है। कोरोना से पोस्ट कोविड इफेक्ट जो बोलते हैं, लॉन्ग कोविड जो बोलते हैं, उसका भी बहुत रिस्क है। और वो लगभग 10 to 40% है, हेल्थ पे अफेक्ट करता है। तो मुझे सिर्फ ये तकलीफ हो रही है कि अभी जब मैं कोई सीढ़ियां चढ़ती हूँ तो मुझे थोड़ा सा हाफने जैसे हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं कि मुझे तो कि मेरा वर्क हाई रिस्क वर्क है, जगह पे जाना पड़ता है, भीड़ में जाना पड़ता है। मास्क तो लगा लेती हूँ ढंग से। तो जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि मेरे बॉडी में एंटीबॉडीज हैं, जिसका मतलब है कि मुझे कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सरप्राइज थी, क्योंकि मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई, ना बुखार ना खांसी ना कुछ भी नहीं हुआ। तो जब मैंने केयर ली तो एक तो मुझे खुद को तकलीफ हुई नहीं हुई, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि ये डॉट आप देख रहे हो कि इन्फेक्शन होने के बाद भी मैं रूल्स फॉलो कर रही थी, मास्क लगा रही थी, भीड़ में नहीं जा रही थी, और मेरे घर के अंदर भी किसी को कोविड का इन्फेक्शन नहीं हुआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे घर में मेरे बूढ़े पापा हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप रूल्स फॉलो करते हो तो आप घर वालों को भी सेफ करते हो। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो अभी हम वैक्सीनेशन की तरफ आते हैं। और हर किसी को या स्पेशली बच्चों को लग रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा। तो ये जो प्रोसेस है, तो सबसे पहले वैक्सीन क्या होते हैं, ये लर्निंग या ट्रेनिंग है हमारी इम्यूनिटी की, इम्यून सिस्टम की, जिसमें हम वीकेंड एंटीजन देंगे हमारी बॉडी में, जिससे हमारी इम्यूनिटी ट्रेन हो जाएगी। जैसे कि स्कूल में मॉक टेस्ट होता है, जो इम्पोर्टेंट कोई भी अपना टेस्ट होगा, जो फाइनल टेस्ट होता है, उससे पहले जैसे मॉक टेस्ट होता है, तो ये बॉडी के लिए मॉक टेस्ट है। इसलिए थोड़ा सा आसान होता है, थोड़ा सा वीकेंड होता है, और हमेशा डिसीज से कम रिस्क वाला होता है। डिसीज के साथ जितना रिस्क है उतना रिस्क कभी भी वैक्सीन के साथ नहीं होता, क्योंकि वो वीकेंड होता है। करेंट इम्यून सिस्टम रहेगा तो डिसीज के साथ हमारी बॉडी अच्छे से फाइट कर सकती है। तो आप बच्चों को ये बता सकते हो कि बच्चों ने बहुत सारे वैक्सीन ऑलरेडी ले चुके हैं। 1 साल होने से पहले इतने सारे वैक्सीन लग जाते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चों को ये याद नहीं है, और हम बड़े भी शायद भूल चुके हैं, इसीलिए अभी हमारी चल रही है। तो इतने सारे वैक्सीन तो हमें पहले से ही लग गए। तो जैसे कि मुझे लगता है कि सर ने मेंशन किया कि प्रायोरिटाइजेशन हो गया है कि किसको पहले दिया जाएगा, किसको बाद में दिया जाएगा। इसके लिए 2 रीजंस है। सबसे पहला रीजन ये है कि वैक्सीन बनने का स्पीड जो है वो लिमिटेड है। एक नंबर से ही वैक्सीन बनेगा, उससे ज्यादा एक साथ नहीं बन सकता, उसकी एक्सपायरी भी होती है। तो हम बहुत ज्यादा वैक्सीन भी एक साथ नहीं बना सकते। तो जिस ढंग से वैक्सीन बनेगा उसी ढंग से। और दूसरी बात यह है कि कोवैक्स का जो कोऑर्डिनेशन है दुनिया के देशों का, उसके हिसाब से ऐसे डिसाइड हुआ है कि 20% से ज्यादा तभी वैक्सीनेट कर सकते हैं जब दुनिया के सारे देशों तक वैक्सीन पहुंच गया हो। तो कोई भी देश ऐसे नहीं कर सकता कि मैं सिर्फ अपने देश के लोगों को ही सारे लोगों को दे दूंगा। हमें एक साथ सारे देशों की बात
सोचनी है। तो सारे वैक्सीन ये हर किसी के साथ बट जाएंगे थोड़े थोड़े, प्रायोरिटी खुद के देश को मिल जाएगी, लेकिन देशों के लिए भी बट जाएंगे, क्योंकि नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। और देश के अंदर फिर हमें क्या कर सकते हैं, जब अगर हमारे पास बहुत लिमिटेड वैक्सीन है, ऐसे वक्त में हमें हमेशा उनको वैक्सीन पहले देना है जिनको मौत का जो रिस्क है वो सबसे ज्यादा है। तो मौत का रिस्क डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर्स में जनरल पॉपुलेशन के 10 टाइम्स है। जनरल पॉपुलेशन अगर सिर्फ 1.5% में डेथ रिस्क है, तो मेडिकल वर्कर्स के लिए 15% है। तो इसीलिए पहले हेल्थ केयर वर्कर्स या हॉस्पिटल से रिलेटेड सारे लोग, जिसमें ड्राइवर भी आ जाएंगे, वॉचमैन भी आ जाएंगे, सारे लोग आ जाएंगे, नॉट सिर्फ डॉक्टर्स एंड नर्सेस, वो सारे लोग। और उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर जो हम बोल रहे हैं, ये फोटोग्राफ जो है इंडिया की नहीं है, मैंने सिर्फ समझने के लिए लगाई है। तो पहले हेल्थ लाइन वर्कर्स और उसके बाद हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स आएंगे। फ्रंटलाइन वर्कर्स में जिन लोगों का कांटेक्ट मल्टीपल लोगों के साथ आएगा, तो उसके डेफिनेशन में कौन से लोग आएंगे इसके बारे में तो अभी हमें बाद में ही पता चलेगा, जब गवर्नमेंट इस पे डिसीजन लेगी। तो अगर कोई एसोसिएशंस गवर्नमेंट के पास देना चाहती है अपना सेइंग कि हमारी एसोसिएशन को या हम लोगों को भी आप फ्रंटलाइन वर्कर की तरह ट्रीट कीजिए, तो आप ऑब्वियसली उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज में। फिर उसके बाद वाले स्टेज में हमें हाई रिस्क जो ग्रुप्स हैं, जिसके लिए इंडिया में ये वर्ल्ड का गाइडलाइन है 65 इयर्स, लेकिन इंडिया में उन्होंने 50+ इयर्स को लिया है, क्योंकि डेथ का रिस्क उसके बाद इंडिया में बढ़ रहा है। तो 50 इयर्स के ऊपर वाले सारे लोगों को ये वैक्सीन अगले स्टेप में मिलेगा। और उसी के साथ अगर आपकी उम्र 50 से भी कम है, लेकिन आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, मतलब आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या कोई और बीमारी है, जैसे हार्ट की डिसीज है, तो अगर ऐसी दूसरी बीमारी आपको है ऑलरेडी और आपकी उम्र 50 से कम है, तो ऐसे लोगों को भी वैक्सीन ये अगले स्टेज में मिल जाएगा। और जब ये सारे हाई रिस्क ग्रुप, जिसका नंबर जो है वो लगभग 30 करोड़ में आएगा, तो 30 करोड़ लोगों को सबसे पहले लगेगा वैक्सीन, और उसके बाद वो आगे के ग्रुप्स या जनरल पॉपुलेशन को सोचेंगे। बच्चों में हम ये वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, उसके 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि एक तो हमने बच्चों में सेफ्टी देखी नहीं है, दूसरा रीजन ये है कि जब हमारे पास लिमिटेड वैक्सीन है, तो जिस ग्रुप में मौत हो सकती है या फिर सीरियस डिसीज हो सकती है, उस ग्रुप में हमें पहले वैक्सीन देना है। और बच्चों में ये दोनों चीजें बहुत कम की गई है। इन्फेक्शन होता है, डैमेज भी हो सकता है, लेकिन सीरियस डिसीज बच्चों में बहुत कम प्रपोर्शन में देखी गई है। और जैसे अगर आप स्विस चीज मॉडल को याद रखोगे, तो वैक्सीन नहीं रहेगी तो ऐसे नहीं कि आपकी सेफ्टी कम हो गई है, वैक्सीन के सिवा भी आप ज्यादा से ज्यादा सेफ खुद को कर सकते हो। तो जिनको अभी शुरू में वैक्सीन नहीं मिल रहा है, या बहुत डरने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो आपको खुद को सुरक्षित आप रख सकते हो। याद रखो कि वैक्सीन सिर्फ एक लेयर है, उस पर हम पूरा भरोसा, बाकी सारी चीजें हम यूज करेंगे। तो जो हेजिटेंसी दिख रही है, तो ये पिक्चर दिख रहा है कि वैक्सीन तो तैयार है, लेकिन लोग पूरे तरह से तैयार नहीं है वैक्सीन लेने के लिए। एक्चुअली पिक्चर ऐसे दिखनी चाहिए थी कि अभी वैक्सीन आ गया और कोरोना डर के भाग रहा है, लेकिन अभी ये पिक्चर आने के लिए बहुत देर बाकी है। जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी, ये पिक्चर आने में थोड़ी सी देर। तो वैक्सीन का सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये है कि बाकी इतने सारे डिसीजेस हैं और उनके वैक्सीन तो नहीं, इतने साल हो गए, और ये कोरोना का वैक्सीन तो भाई 1 साल में या 9 में आ गया, इतनी जल्दी आ गया, तो जरूर उन्होंने पहले से ही बना के रखा होगा, या उनके पास कोई ऐसे होगा कि जानबूझ। तो ये एक बहुत कॉमन वाला वर्ड है, इस पे लोग भरोसा कर लेते हैं। तो आप ये देखिए कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो ऐसे हो गया कि जब सार्स आया था, तो सार्स के लिए वैक्सीन बनना चालू हो गया। सार्स का तो पैंडेमिक हुआ नहीं, वो तो एपिडेमिक बन के खत्म हो गया, अभी तो वो एंडेमिक बन गया है, पूरा आराम से धीरे धीरे चल रहा है। तो सार्स वाला काम तो अपना तैयार था, मतलब आधा अधूरा काम तैयार था। जब आधा तैयार होता है, रेडी होता है, लेकिन उसका फाइनल फेज नहीं हो पाया, क्योंकि डिसीज का सीरियसनेस कम हो, ही काम उन्होंने जल्दी से सार्स को 2 के लिए अडॉप्ट कर लिया, उसमें चेंजेस कर लिए। और सबसे हो गई कि एक साथ बहुत सारे वैक्सीन इस पे काम कर रहे हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया। तो जो कोई भी काम करना चाह रहा था, उनको फंडर्स मिल गए।
तो आप देख, मैंने WHO साइट लिया है कि 154 प्लस वैक्सीन ने प्री क्लिनिकल एनिमल्स में स्टडी किया। उसके बाद अभी ये रिसेंट पिक्चर है, तो धीरे धीरे वैक्सीन फर्स्ट फेज में आ रही है। फर्स्ट फेज जिनका क्लियर हो चुका है, ऐसे 24 वैक्सीन है जो सेकेंड फेज में है, ऐसी 22 वैक्सीन है जो थर्ड फेज में है, और लगभग 10 वैक्सीन है अलग अलग देशों में मिला के, जिसमें से 4 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए या जिनके बारे में ज्यादा बात होती है, लेकिन लगभग 10 वैक्सीन है जिनको आइदर अप्रूवल हो गया है या अभी मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो, जब रेस को स्टार्ट करते वक्त ही इतने सारे लोग रेस में आ गए, तो ऑब्वियसली रेस खत्म करने वाले भी ज्यादा होंगे जिनको बहुत सारे फंडिंग मिल रहे हैं। तो बस यही एक रीजन है कि थोड़ा बहुत काम तैयार था, इसलिए जल्दी काम चालू हो गया, और बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, रेट भी बढ़ गया है। यूजुअली 1 या 2 वैक्सीन ही काम करते हैं, तो वो एंड तक बहुत बार पहुंच नहीं पाते या बीच में अटक जाते हैं। तो ये मैं फेजेस को एक शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जो कैसे उनको किया जाता है। ये जो पहला प्री क्लिनिकल वाला स्टेज है, यहाँ पे एनिमल में स्टडी किया जाता है। प्री क्लिनिकल स्टेज है, और जब तक ये भरोसा नहीं होता कि ये ह्यूमंस के लिए सेफ है, उतने वक्त तक उनको फर्स्ट फेज की परमिशन नहीं मिलती। तो सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी जो हमें प्रूफ करनी होती है, वो ट्रायल शुरू होने के पहले प्रूफ करनी होती है। वहां पे सेफ्टी एक बार प्रूव हो चुकी है। उसके बाद जो फर्स्ट फेज होता है, उस पे लगभग 100 वगैरह लोग लेते हैं, कम लोग लेते हैं, और फिर से उनमें सेफ्टी कंफर्म की जाती है कि ह्यूमंस में सच में सेफ है कि नहीं। एक बार सेफ्टी कंफर्म हो गई है, उसके बाद फेज 2 आता है। तो फेज 2 में इम्यूनोजेनिसिटी देखी जाती है, मतलब टाइटर किया जाता है कि एक ग्रुप में दे दिया 0.5 ml 2 हफ्ते बाद, दूसरे ग्रुप में दे दिया 0.5 ml 4 हफ्ते बाद, किसी में 1 ml 3 हफ्ते बाद। तो इस तरह से डोसेस को डिसाइड किया जाता है कि कौन से डोज देने से सबसे ज्यादा इम्यूनिटी आएगी और सबसे कम साइड इफेक्ट्स आएंगे। तो ऐसा डोज जब डिसाइड हो जाता है, तो उस डोज के साथ थर्ड फेज में हम चले जाते हैं। थर्ड फेज में थाउजेंड्स ऑफ पीपल रहते हैं, लगभग 20-30,000 मिनिमम। इतने लोगों में जब ये ट्रायल होता है, जैसे है कि लोग भी नहीं जानते उनको वैक्सीन दिया है कि प्लासिबो दिया है, और तब वो एफिकेसी देखी जाती है और जाते हैं। और दुनिया की सारी ड्रग, दुनिया की सारी वैक्सीन सिर्फ ये 3 फेजेस खत्म करते हैं। 3 फेज के जो भी रिजल्ट्स आएंगे, उसको स्टडी उनको परमिशन देती है, और फिर ये वैक्सीन या ड्रग जो होता है वो यूज के लिए आ जाता है। एक और जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड है या फिर लोगों में डाउट है कि जैसे मैंने बोला कि इतने सारे वैक्सीन कैसे, इतनी जल्दी कैसे आ गए, और अगर जल्दी आ गए हैं तो वो सेफ नहीं होंगे। तो अभी मैंने आपको बोला कि सेफ्टी किस तरह होती है, सारे ड्रग्स की एक ही तरह से होती है, इसकी भी चेक हो चुकी है लगभग सारे वैक्सीन की। और अभी टाइम क्यों कम लगा, इसके बारे में मैं आपको बोलती हूँ। ये जान लीजिए कि ये जो सारे स्टेजेस होते हैं वो किसी ट्रेन की तरह होते हैं। ट्रेन के डिब्बे जो होते हैं, एक के आगे एक के आगे एक ऐसे लगे होते हैं, और हर स्टेज से बीच में उनको अपने रिजल्ट्स पब्लिश करने पड़ते हैं, उनको फिर से कोई फंडिंग एजेंसी लेनी पड़ती है, फिर से परमिशंस लेनी पड़ती है। ये सारी चीजें व्हाइट स्पेस बोलते हैं उसको, या जो टाइम उससे ज्यादा लगता है, जैसे बीच में 1-2 साल लग गए कि उनको परमिशन नहीं मिला, फंड नहीं मिला, या फिर ऐसे हो जाता है कि उन्होंने स्टार्ट कर दी लेकिन ट्रायल में वॉलेंटियर्स जल्दी जल्दी नहीं मिलते। ट्रायल कब खत्म होगी उसका भी रूल पहले से डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 150 केसेस मिल जाएंगे तो ट्रायल का इंटरिम एनालिसिस हो जाएगा, और जब 200 केसेस हो जाएंगे तो ट्रायल खत्म हो जाएगी। इस तरह से प्रोटोकॉल जो बोलते हैं स्टडी का, वो पहले ही डिसाइड हो जाता है। तो अगर वॉलेंटियर नहीं मिलेंगे और डिसीज का स्प्रेड कम है, तो ऐसे वक्त में ट्रायल जल्दी खत्म नहीं हो सकते। तो अभी ये ऑपरेशन वार्प स्पीड में उन्होंने क्या किया, पैंडेमिक चल रहा था, लोग डेली लाखों लोग मर रहे हैं, हम लोग अभी इम्यून हो गए हैं, हमें लगता है ये तो बस एक नंबर है, ठीक है आज क्या सिर्फ 1000 मरे हैं, इस तरह से हम बात करते हैं। लेकिन आप जरा आंख बंद करके सोचिए कि 1000 कितनी बड़ी नंबर हो सकती है। और ये भी सोचिए कि जब कोई बंदा या बंदी मरती है तो वो अकेली नहीं, मतलब डेथ नहीं होता, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली भी सफर करती है अगर वो ब्रेड विनर है
डेथ को प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो जब पैंडेमिक चल रहा है, स्पेशल कंसीडरेशन जो टेस्ट होते हैं, ऐसे टेस्ट में हमेशा ये जो फेज 1, फेज 2, फेज 3 वगैरह जो ट्रायल्स होते हैं, वो ओवरलैपिंग हो जाते हैं। मतलब एक साथ वो चालू करेंगे फर्स्ट और सेकंड। जब तक खत्म हो रहा है, सेफ्टी कंफर्म हो गया तो फेज 3 भी स्टार्ट हो जाएगा। साइमल्टेनियसली क्या किया, सारे देशों ने प्री ऑर्डर कर दिया कि उन्होंने बोला कि मुझे 1 करोड़ डोज चाहिए, किसी ने बोला मुझे 5 करोड़ डोज चाहिए। तो फैक्ट्रीज ने भी काम चालू कर दिया कि हाँ, अगर ये पास हो जाता है तो हमारे पास डोज बन जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि इस बार हमारे पास टेक्नोलॉजी थी। जैसे mRNA है जो पिछले 30-40 साल से है, लेकिन अभी तक हमने यूज नहीं की थी। तो ऐसी वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं, टेक्नोलॉजी जिसमें असली वायरस नहीं चाहिए, हम बैठे बैठे वायरस के लिए कुछ ना कुछ बना सकते हैं, तो इसमें भी टाइम बच गया। और फंडिंग था, परमिशन देने के लिए तो सब लोग बैठे ही थे कि हाँ, हम मीटिंग अभी कॉल कर लेंगे, आप सिर्फ परमिशन के लिए अप्लाई कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने, मतलब स्पीड डज नॉट मीन दैट इट इज रश्ड। सो वैक्सीन सेफ्टी के बारे में आप पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं कि जितना केयर हमेशा हर ड्रग के लिए, हर वैक्सीन के लिए लिया जाता है, उतना ले लिया है। सिर्फ यह है कि जब लाखों में वैक्सीनेशन होता है तो कुछ नई चीजें सामने आ सकती हैं, तो वो तो हर किसी ड्रग के लिए पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन अनसेफ है। तो मुझे लगता है कि ये आपका मन का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो टाइप्स ऑफ आते हैं हम अभी, तो बहुत सारे वैक्सीन हैं, तो मैं सारी वैक्सीन के बारे में बात नहीं करूंगी। कॉमनली जो वैक्सीन न्यूज में आते हैं वो फाइजर और मॉडर्ना के होते हैं, जो mRNA है। और अभी सर ने पूछा कि क्या ये वाले हमारे पास आएंगे, क्या ये बेटर महंगे वाले बेटर हैं। तो इस बारे में मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जब कोई भी वैक्सीन अलग तरह की टेक्नोलॉजी यूज करता है तो उसका इफेक्ट भी अलग तरह का होता है, और हम ये दो वैक्सीन को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको कंपेयर करना है, आप फाइजर और मॉडर्ना के बीच में कंपेयर कर सकते हैं। आपको कंपेयर करना है कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड, वो तो सेम ही है। कोविशील्ड और स्पुतनिक 5 के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, या फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कोवैक्सीन में और नोवावैक्स में जो वैक्सीन है। तो ओनली सिमिलर टेक्नोलॉजी कैन बी कंपेयर्ड इफ एट ऑल। तो इंडिया के जो वैक्सीन है वो सिर्फ इन दो तरह के हैं। जो यहाँ पे आपको ये वाला दिख रहा है, ये कोवैक्सीन है, और ये वाला जो दिख रहा है वो कोविशील्ड है। तो जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो ये अलग टेक्नोलॉजी यूज हुई है। तो मैं टेक्नोलॉजी आपको आसान शब्दों में बता देती हूँ कि किस तरह से हो रहा है। कि अभी मुझे पता चला कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी इस कंफ्यूजन में हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन है वो mRNA वैक्सीन है। प्लीज जान लीजिए, वो mRNA वैक्सीन नहीं है। सिर्फ दो वैक्सीन है, जो फाइजर का और मॉडर्ना का। अभी कोविशील्ड का टेक्नोलॉजी मैं आपको बताती हूँ। तो ये बहुत ही कूल टेक्नोलॉजी यूज हुआ है इसमें। आप ये देखिए कि हम सार्स कोरोना को इसमें नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी रिस्क नहीं चाहिए, तो कोरोना इसमें यूज होगा नहीं। यूज होने वाला है चिंपांजी एडिनोवायरस। और जो चिंपांजी एडिनोवायरस हम यूज कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि हमने देखा कि आसानी से एक स्पीसीज का डिसीज दूसरे स्पीसीज को नहीं होता है। तो चिंपांजी का डिसीज तो हमें होगा नहीं। और एडिनोवायरस का मतलब है कि वो सिंपल सर्दी वाला वायरस है। सर्दी वाला, सर्दी से तो हम कभी नहीं डरते, सर्दी तो ऐसी हो जाती है, दिन साल में 4 बार हो जाती है सबको। तो ये चिंपांजी का एडिनोवायरस है, जिससे कुछ होगा नहीं, और होगा भी तो सर्दी होगी, बाकी कुछ होगा नहीं। तो वो वायरस यूज हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड कैसे किया है उसको? डिसीज हो गया मतलब क्या, कोई भी ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर किया और उसके लाखों कॉपीज बन गए। अब नहीं बनेंगे, क्योंकि इसका कॉपी बनाने वाला जीन ही निकाल दिया है पूरा। तो ये डिसीज कर ही नहीं सकता, अपने कॉपीज बना ही नहीं सकता। अगर हम उसको 1000 कॉपीज में इंजेक्शन में डालेंगे तो बॉडी में वो 1000 कॉपीज ही रहेगा, एक भी नहीं बढ़ेगा उसमें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने यूज की है कोविशील्ड में। अब इस वायरस के अंदर जो डीएनए है, उसमें हमने जीन सीक्वेंसिंग करा के, जो एस प्रोटीन है, ये स्पाइक वाला प्रोटीन है, कांटो वाला, जो सबसे पहले बॉडी में काम करेगा, तो उसका एंटीजन बनाने वाला जो इंफॉर्मेशन होता है, वो
एडिनो वायरस के डीएनए में चिपका दिया, उसके साथ जोड़ दिया है। जैसे कोई चिट्ठी हम भेजते हैं, तो हम चिंपांजी एडिनो वायरस के साथ बॉडी में एस प्रोटीन बनाने की चिट्ठी भेज रहे हैं, पूरी प्रोसेस भेज रहे हैं। जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कि ये प्रोसेस है एक्सपेरिमेंट का, तो उस तरह से इंफॉर्मेशन बॉडी में चला जाएगा। अब ये चिंपांजी एडिनो वायरस वैक्सीन जो है, जो कोविशील्ड है और सेम टू सेम ऑक्सफोर्ड का भी है, तो ये जब लग जाएगा तो बॉडी के अंदर जाने के बाद ये जो एडिनो वायरस है, जिसके अंदर एस प्रोटीन वाला इंफॉर्मेशन है, वो सेल के अंदर चला जाएगा। हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, ये साइंटिफिक सच है। लेकिन ये चिंपांजी एडिनो वायरस है, और एडिनो वायरस यूजुअली न्यूक्लियस या अपने डीएनए के साथ अटैच नहीं होते, और ये ह्यूमन डीएनए है नहीं, तो ये कहीं भी अटैच नहीं होगा, कोने में पड़ा रहेगा और वहां पे पड़े पड़े अपने एमआरएनए बनाएगा। चिंपांजी एडिनो वायरस का डीएनए, जो एमआरएनए बनेंगे वो न्यूक्लियस से बाहर आएंगे, राइबोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे और एस प्रोटीन तैयार करेंगे। जब एस प्रोटीन तैयार हो जाएगा, हमारी बॉडी के सेल से बाहर दिखने लगेगा, और जब बाहर दिखने लगेगा उसको बोलते हैं प्रेजेंटिंग द एंटीजन। जब बाहर दिखने लगेगा तो हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी, इनेट इम्यूनिटी सबसे पहले काम करेगी, और जब हम दूसरा डोज देंगे उस वक्त हमारी स्पेसिफिक इम्यूनिटी पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी। तो दोनों डोसेस लेना बहुत जरूरी है। एक डोज लेने से आपको इम्यूनिटी पूरी तरह से नहीं मिलेगी, हाफ मिलेगी, और उस वक्त आपको बहुत ज्यादा केयर लेने की जरूरत होती है एक डोज और दूसरे डोज के बीच में, और दूसरे डोज के बाद भी केयर लेना जरूरी है, ये तो मैं आपको बोल चुकी हूँ। तो जैसे कि उसके बाद कभी भी SARS-CoV-2 या कोरोना वायरस हमारी बॉडी में आएगा, तो हमारी बॉडी के पास तो एस प्रोटीन के एंटीबॉडीज कैसे बनाना है पता है, सारी मैकेनिज्म रेडी है, मशीनरी रेडी है, तो जल्दी से उसके एंटीबॉडीज बन जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें सीरियस डिसीज या डेथ नहीं होगी। कोविशील्ड का एफिकेसी 70% बताया गया है, 60 to 70%। जब भी पैंडेमिक चल रहा होता है तो 50% से ऊपर वाला एफिकेसी भी एक्सेप्टेबल किया जाता है, क्योंकि हम खुद के साथ साथ पैंडेमिक को भी रोकना चाहते हैं। तो ये तो 70% वाला वैक्सीन है, जिसका मतलब भी मैं समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि वो आपने देखा कि एक से बहुत सारे केसेस बनते रहते हैं, तो समझ लीजिए कि R01 है, जिसका मतलब है एक कोरोना से सिर्फ एक नया कोरोना केस बनेगा, कोविड केस बनेगा। लेकिन अगर मैंने मतलब 100 कोविड के लोग हैं डिसीज वाले, उनसे नए 100 केसेस बनेंगे नॉर्मली। लेकिन अभी मैं अगर उनको वैक्सीन देती हूं जिसकी एफिकेसी है 20%, तो इसका मतलब ये हुआ 20% लोगों में इन्फेक्शन होगा नहीं, तो 100 नए केसेस बनने की जगह पे सिर्फ 30 नए केसेस बनेंगे। तो इस स्पीड से हमारी पैंडेमिक कितनी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो इसी रीजन की वजह से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कोविशील्ड के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई होगी। तो अभी हम अगले वैक्सीन के बारे में जानते हैं, और वो है कोवैक्सीन का टेक्नोलॉजी ये वाला है, जिसमें इनएक्टिवेटेड वायरस है, मतलब हम पूरा वायरस डालेंगे बॉडी में। ये कोरोना वायरस का ही वैक्सीन है। जैसे कि पहले हमने देखा कि पहले वैक्सीन में तो कोरोना वायरस जाएगा ही नहीं, उसमें सिर्फ हम चिट्ठी भेज रहे हैं कि एस प्रोटीन कैसे बनाना है, और वो एडिनो वायरस लेके जाएगा। ये वाला जो वैक्सीन है, ये पूरा का पूरा कोरोना का वायरस डालेंगे, लेकिन उसे पहले केमिकल से मार दिया गया होगा, जिसमें कोई भी पावर अभी बची नहीं है, सिर्फ उसका खोखला एंटीजन वाला सेल है। तो एंटीजन सारे जाएंगे बॉडी में, लेकिन वो बढ़ेगा नहीं बॉडी में जाने के बाद, और उसको काम करने के लिए एडजुवेंट भी उसके साथ लगाना पड़ता है, कोई एक केमिकल लगाना पड़ता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसमें, और एक दो केमिकल्स हैं, जिसकी वजह से बॉडी में इम्यूनिटी आ सकती है। तो ये जो वैक्सीन है, इसको हमने, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है और हमारे पास सिर्फ एक वैक्सीन का ऑप्शन था, तो शायद गवर्नमेंट की तरफ से ट्रायल मोड में इस वजह से इन्हें परमिशन मिल गई है। तो अगर आपको कोवैक्सीन लगने वाला है तो आपसे कंसेंट लिया जाएगा। अगर आपको गलती से कोई प्रॉब्लम होती है वैक्सीन से, तो आपको कंपनी की तरफ से ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा और उसको कॉम्पेंसेशन भी मिल जाएगा। तो ये हमारा ट्रायल मोड में चल रहा है, कुछ दिनों तक चलेगा। और जो कोविशील्ड वाला वैक्सीन है, वो तो ऑक्सफोर्ड वाला वैक्सीन है,
वो बाकी एक दो कंट्रीज में भी चल रहा है, जैसे यूके में चल रहा है। तो वो तो आपको जैसे रूटीन वैक्सीनेशन होता है उसी तरह से मिल है। और इस वैक्सीन को सेफ्टी बहुत है ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, इसकी तो अभी परीक्षा चल रही है। तो उसका रीजन ये है कि दुनिया में जब सबसे पहला वैक्सीन बना वो इसी टेक्नोलॉजी से बना, जो काउपॉक्स का यूज करके उन्होंने वैक्सीन बनाया था। तो वो किल्ड वैक्सीन ही था, बॉयल करके बनाया था उन्होंने। तो इसलिए हमें पता है, बहुत सालों से ये टेक्नोलॉजी चल रही है, तो हमें पता है कि इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि इसमें भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है और दोनों वैक्सीन सेफ ही होंगी। सिर्फ इसकी एफिकेसी थर्ड फेज में कितनी आएगी ये हम वेट कर रहे हैं, अभी उसका डाटा हमारे नहीं। वैक्सीन की प्रोसेस फास्ट में देखेंगे कैसा है, मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि आप लोग वैक्सीनेशन में इन्वॉल्व नहीं हो। तो इस प्रोसेस में जान लीजिए कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आइडेंटिफिकेशन के साथ कोविन ऐप में। फिर आपको इस पूरी प्रोसेस में 4 मैसेजेस आएंगे, जिसमें आपको पहले बताया जाएगा कि आप रजिस्टर्ड हो। दूसरे में बताया जाएगा आपको कब कहाँ कैसे वैक्सीन मिलने वाला है। तीसरे में बताया जाएगा कि आपका एक डोज हो गया है और आपको दूसरी डोज के लिए कब आना है। और जब आपके दोनों डोज हो जाएंगे फिर आपको एक, जिसमें आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं कि आप वैक्सीन पूरा हो गया है। तो जिस दिन आपको वैक्सीनेशन के लिए बुलाएंगे तो आप वैक्सीनेशन साइट में आके इतनी सारी प्रोसेस कर लेंगे वहां पे। और जब दूसरा वैक्सीन आप लेंगे, दूसरा डोज लेंगे, उसके बाद ही आपको इम्यूनिटी मिलेगी। लेकिन जैसे कि मैंने बोला है कि वैक्सीन 100% सेफ नहीं है, हमें बहुत सारे लेयर यूज करने हैं, तो ये हम हमेशा याद रखेंगे। तो ये कोविड अभी जनरल पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, कृपया आप ढूंढिए मत, अभी कोई भी ऐप आप डाउनलोड मत कीजिए। जब ये पॉपुलेशन के लिए मिलेगा, कब मिलेगा, जब 30 करोड़ लोगों को लग जाएगा उसके बाद जनरल पॉपुलेशन को मिलेगा। तो आप अभी ढूंढना मत चालू कीजिए, बहुत सारे फॉल्स ऐप आ चुके हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वेट कीजिए, आपको गवर्नमेंट की तरफ से इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अभी तो सिर्फ हॉस्पिटल्स ही, हमने भी खुद से इंफॉर्मेशन नहीं भरी, हमारी इंफॉर्मेशन हमारे कॉलेज ने भरी है। तो अभी लोगों के लिए ये ओपन नहीं है। जब ओपन हो जाएगा आपको एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। तो आप जब पे जिस दिन बुलाया है उसी दिन आओगे तो आपको यहाँ पे ऐसे एक टीम मिलेगी, कम से कम 5 लोग होंगे इस टीम में। और इसमें सिर्फ मेडिकल लोग काम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़े पैमाने में हमें करना है। जब हम पल्स पोलियो करते हैं एक दिन में, तो लगभग हम 15 से 17 करोड़ बच्चों को एक साथ वैक्सीनेशन देते हैं, सिर्फ 5 साल से छोटे। अभी तो हमें सारे को देना है, तो ये क्रोर्स वाली बात है, आसान बात नहीं है। आप देख सकते हो, आपको अगर कहीं मदद करनी है आप वॉलेंटियर बोल के मदद कर सकते हो, वॉलेंटियर बन के टीम का मेंबर बन के मदद कर सकते हो। तो ऑप्शंस आ जाएंगे। अभी प्रेजेंटली सिर्फ 1 करोड़ लोगों को देने की चल रही है बात, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। तो अभी के साइट जो बने हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस में बने हैं या फिर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कम्युनिटी सेंटर है और प्राथमिक आरोग्य केंद्र है, इस तरह की जगह पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ऐसी जगहों पे बना है। या कभी कभी कोई एक बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल होता है प्राइवेट वाला, उनको भी उन्होंने ऐड कर लिया है। तो लगभग 3 से 5 हजार तक के साइट का प्लानिंग हुआ था, मुझे लग रहा है 3000 प्लस साइट्स में अभी वैक्सीनेशन चल रही है। अभी भी हमारी वैक्सीनेशन फुल फ्लेज्ड, मतलब डेली 100 ऐसे नहीं है, अभी नहीं चल रहा है फुल फ्लेज्ड। लेकिन जब वो हो जाएगा और हमें जब करना है तो शायद कुछ स्कूलों में चालू हो सकता है या कोई और जगह भी वो यूज कर सकते हैं कि कहाँ पे वैक्सीनेशन होगा। लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं वैक्सीनेशन साइट के। तो जब आप साइट पे जाओगे, अब जब हम बच्चों को वैक्सीन देने के लिए लेके जाते हैं तो हम जाके सिर्फ अपना नाम बता देते हैं कि हाँ ये अंकुर है, इसको आप वैक्सीन लगा दो, टीका। इसमें ऐसे नहीं है, क्योंकि हमें नोट करके रखना है कि कौन से लोगों ने ली है, किसका दूसरा डोज देना जरूरी है। तो इस वजह से प्री रजिस्ट्रेशन और उसी के साथ आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आईडी दिखा के आईडी प्रूफ देना पड़ेगा कि आप वही हो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो आईडी आप रजिस्टर करोगे वही आईडी आप लेके जाओगे। तो हर वैक्सीनेशन साइट में ये 3 रूम रहेंगे।
पहली रूम रहेगी वेटिंग रूम। हर रूम में कौन सी चीजें होनी चाहिए, क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, कौन सी एहतियात बरतनी है, जैसे कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर बोलते हैं, तो वो सारा रूल फॉलो किया जाएगा। वैक्सीनेशन साइट में सेफ्टी की पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो पहला ये वेटिंग रूम है जहां पे ये 2 लोग रहेंगे। पहला बंदा जो रहेगा वो आपका आईडी प्रूफ कंफर्म करेगा कि आप सही बंदे हो। से जो है वैक्सीनेशन ऑफिसर, वो आपको कोविन ऐप में आपके रिकॉर्ड्स कंफर्म कर लेंगे और वहां पे नोट कर लेंगे कि आप वैक्सीनेशन के लिए पहुंच गए हो। तो यहाँ पे जरूरत पड़े तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। जब आपका नंबर आएगा तो आप वैक्सीनेशन रूम में जाओगे, वहां पे वैक्सीनेटर रहेगा जो हमेशा मेडिकल से रिलेटेड कोई पर्सन रहेगा वो ट्रेंड रहेगा। तो यहाँ पे आपको वैक्सीन टीका लग जाएगा, जो इंट्रामस्कुलर है आपके हाथ में ऊपर की जगह पे वो लग जाएगा, जैसे कोई टीटी का लग जाता है, तो उसी तरह से ये वैक्सीन लग जाएगा। और फिर आपको ये जो ऑब्जर्वेशन रूम है, आगे वाली रूम है, वहां पे आपको 30 मिनट्स तक ऑब्जर्व किया जाएगा। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर कोई रिएक्शन आती है एनाफिलेक्टिक, सिर्फ एक ही रिएक्शन है जिसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है और वो है सीवियर एलर्जी की रिएक्शन। सीवियर, सिंपल वाली नहीं बोल रही हूँ, जो सीवियर जिसमें सांस में सब एडिमा हो जाता है, सूजन आ जाती है और आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। 30 मिनट आपको ऑब्जर्व किया जाएगा और ऑब्जर्व करने के बाद वहां पे भी एक रहेगा बंदा जिसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और एक मोबिलाइजर रहेंगे या फिर जो है कोऑर्डिनेट करेंगे पूरा काम, ऐसे 5वें बंदे रहेंगे। तो ऐसे 5 लोग रहेंगे वहां पे। और जहां आपको मॉनिटर किया जा रहा है और इंजेक्शन रूम में अगर एनाफिलेक्टिक शॉक आता है तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ एड्रेनालिन का इंजेक्शन होता है। अगर वो टाइम से लग जाए, शुरुआत में ही लग जाए, तो कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं। एक्चुअली आपको कभी पता भी नहीं है, लेकिन आप जब बच्चे को वैक्सीन के लिए लेके जाते हो, हर इंजेक्शन रूम में ये तैयारी हमेशा होती है, क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ वैक्सीन से नहीं आती, किसी भी इंजेक्शन से आ सकती है। क्योंकि अचानक से केमिकल हम बॉडी में डाल रहे हैं, तो कई लोगों में, कुछ लोगों में ऐसे हो जाता है जो लाखों में एक केस हो सकता है, इतना कॉमन नहीं होता वो। अभी आज के डेट में मुझे लगता है कल की डेट में लगभग 10 लाख लोगों ने इंडिया में भी वैक्सीन ले चुके हैं, दोनों तरह के, लेकिन कोई भी सीवियर थ्रेटनिंग रिएक्शन बोलते हैं वो अभी तक कोई भी रिपोर्टेड है नहीं। तो आप उस वजह से आप निश्चिंत हो सकते हैं। एक तो वैक्सीन से कोरोना होगा नहीं, क्योंकि दोनों वैक्सीन में कोरोना का कुछ है ही नहीं है। और जो दूसरी बात जो होती है, जो लाइफ थ्रेटनिंग, उसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। आप डर जाते हो कि हाँ यार वो अमेरिका में तो सब लोगों को रिएक्शन आ गया था, नर्स को रिएक्शन आ गया था। तो आप ये बात प्लीज जान लीजिए कि अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे हुआ है कि कोई भी वैक्सीन है तो एक साथ 4, 5, 6 वैक्सीन बन गए हैं। और जब भी न्यूज आती है तो आपको हमेशा सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछना है कि ये कौन सा वैक्सीन है। अगर वो मॉडर्ना है, फाइजर है, तो उसके बारे में आप पूरी तरह से भूल जाइए, उनसे इंडिया का अभी कोई भी रिलेशन है नहीं। अगर वो कोविशील्ड है, ऑक्सफोर्ड है, तो उसके बारे में आप जरूर जानिए, है तो उसके बारे में आप जरूर जानिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन से ही डर कम होता है और इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी होता है, सही इंफॉर्मेशन लेना जरूरी होता है। इम्यूनिटी कैसे काम करती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोल रहे हैं कि अरे इतने लोगों को अभी हो गया, इतने लोगों को साइलेंटली कोविड हो गया होगा और हर्ड इम्यूनिटी तो आ गई होगी। अगर ऐसे होता तो बच्चों, अपने दादा दादी का जमाना याद कीजिए और या फिर परदादाओं का जमाना याद कीजिए। हर घर में 10-15 बच्चे हुआ करते थे, 10-12 बच्चे मर जाते थे, 1 या 2 बच्चे बच पाता था। तो वो सारी बीमारियां तो हजारों सालों से हमारे साथ थी। खसरा, बीमारियां तो अभी भी, मीजल्स आप देखते हैं जिस कंट्री में एंटी वैक्सर्स बहुत एक्टिव होते हैं, जैसे यूएस वगैरह में, और वो अपने बच्चों को टीका नहीं देते हैं, तो वहां पे इवन इफ इट इज अ डेवलप्ड कंट्री, वहां पे भी ये हो जाता है, एपिडेमिक हो जाता है मीजल्स का। तो प्लीज जानिए कि डिसीज से बहुत कम चांसेस होते हैं हर्ड इम्यूनिटी की, क्योंकि हर बंदे में अलग लेवल का इम्यूनिटी आता है। जब हम वैक्सीन देते हैं तो वो हमने स्टडी किया हुआ, टाइट्रेटेड, हमें पता है कि इससे कितना इम्यूनिटी आएगा। तो सिर्फ वैक्सीन से हर्ड इम्यूनिटी आ सकता है। जितना ज्यादा हर्ड इम्यूनिटी आएगा उतना हम ज्यादा सेफ रहेंगे। तो आप ये देख सकते हैं जो लाल फैल रहा है वो डिसीज है, जैसे जैसे बढ़ जाएगा तो वो डिसीज नहीं आएगा। तो हम
पार्ट बन सकते हैं हर्ड इम्यूनिटी का, तो आपको जब कभी भी चांस मिलेगा तो खुद का तो प्रोटेक्शन हो ही जाएगा, फैमिली का प्रोटेक्शन हो जाएगा, आप हर्ड इम्यूनिटी बढ़ा के देश की सेवा कर सकते हो, खुद को सेफ करके, जैसे मैंने वो डायग्राम दिखाया था, सेकेंड वेव रोकने में काम कर सकते हो। तो वैक्सीन से बहुत सारे फायदे हैं। तो वैक्सीन के बाद आपको हमेशा ध्यान रखिए, वो सारे रूल्स तो मैंने बताया, लेकिन ये 5 चीजें आपको जरूर करनी है। एक, आपको मास्क करेक्टली यूज करना है, नाक को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, आपको हैंड वॉश करना है हमेशा, बार बार, या सैनिटाइजर। तीसरा, जहां कहीं भी पॉसिबल है वहां वहां आपको डिस्टेंस रखना है। अगर आपको सिम्टम आएंगे तो हमेशा सेल्फ आइसोलेट कीजिए, काम पे मत जाइए, या फिर मास्क और रूल्स बहुत अच्छी तरह से फॉलो कीजिए ताकि किसी और के पास इन्फेक्शन ना जाए। और जब भी सिम्टम आए, बिना डरे पहले टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि तब हमें पता चलता है कि ये कोरोना है या नहीं है। सिम्टम तो बहुत सेम है, बुखार है, खांसी है, गले में जलन हो सकती है, या फिर थोड़ी बहुत सर्दी हो सकती है, थकान हो सकती है, हेडेक हो सकता है। तो आपको जो भी सिम्टम आए, आप कोरोना नहीं है तो आप आराम से रह सकते हैं। अगर कोरोना है तो आप इमीडिएटली केयर लेना चालू कर सकते हैं, आपकी फैमिली सेफ हो जाएगी। तो ये केयर हमें वैक्सीनेशन के पहले भी और वैक्सीनेशन बाद भी लेना है, तो हम भारत के लिए बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि एंड में मैं आपको एक बोनस इंफॉर्मेशन दूंगी, जिसमें आप झूठ कैसे पकड़ सकते हैं इसके स्टेप्स में आपको बताऊंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी न्यूज पढ़ने से आपके मन में गुस्सा आ रहा है, आपके मन में डर आ रहा है, आपके मन में डाउट आ रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन झूठ हो सकती है, तो आपको कंफर्मेशन करने की जरूरत है। हमेशा सिर्फ हेडलाइन मत पढ़िए, क्योंकि हेडलाइन बेट होते हैं कि आपने डरना चाहिए या फॉरवर्ड करना चाहिए, तो उसके आगे भी पढ़ लीजिए। उसके आगे पढ़ने से हो सकता है कभी कभी कंप्लीटली डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो सकता है। फिर वो कहां से, कुछ वेबसाइट है जो हमेशा झूठी बातें देती रहती हैं, या फिर आप अल्ट न्यूज जैसे वेबसाइट पे आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये सच है कि नहीं है। और मेरी बेटी ने बोला कि सिर्फ इतना बोलो कि गूगल कर लो, क्योंकि अगर आप गूगल करते हो कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन, तो गूगल हमेशा आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन बताता है, वहां पे बताता है कि दिस क्लेम हैज बीन फाउंड टू बी फॉल्स। आप सिंपल गूगल भी कर लेंगे तो आपको बहुत बार गूगल दिखा देता है कि ये फॉल्स है। और या फिर आप कोई साइंटिफिक जगह पे, आप या फिर कोई ट्रस्टेड पर्सन से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई ये हमने सुना। कभी कभी किसी एक न्यूज का कोई अलग रूप भी हो सकता है, कोई अलग साइड भी हो सकता है, तो वो साइड क्या है वो आप जान लीजिए। फिर कब पब्लिश हुआ है, कभी कभी बहुत पुरानी न्यूज भी हो सकती है, किसने लिखा है, अगर बंदे ने खुद का नाम लिखा है तो ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। या फिर आप उसका नंबर है उनसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। फिर आप लिंक सोर्स उसमें से चेक कर सकते हो। और आप कंफर्मेशन बायस, बहुत बार ऐसे होता है कि आपने मन में पकड़ लिया है कि डब्ल्यूएचओ तो बहुत खराब है, डब्ल्यूएचओ ने जो भी बोला है मैं तो कभी सही समझूंगा नहीं, डब्ल्यूएचओ बहुत सबको कंफ्यूज कर रही है। ऐसा अगर आप खुद सोचते हैं तो इसके बाद जब भी न्यूज आएगी जिसमें लिखा है कि डब्ल्यूएचओ ने ये कर दिया, तो आप बोलेंगे कि हाँ भाई मैंने पहले ही कहा था ये ऐसे करने वाला है। तो आपका कंफर्मेशन हो गया तो आप जल्दी भरोसा कर देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, हमेशा दोनों चीजें, दोनों साइड आपको देखनी है कि क्या है। और शेयर करने से पहले आप कंफर्म कर लेना, उससे पहले शेयर मत करना, क्योंकि कोई फायदा होता नहीं है गलत इंफॉर्मेशन आगे जाने से, लोग डर जाते हैं। सबसे बुरी बात पता है क्या हुई कोरोना के, तो आप मास्क लगाओगे तो CO2 बढ़ जाएगा और आप मर सकते हो। ये सबसे खराब इंफॉर्मेशन थी। और मास्क ये एक ही चीज है जो डिसीज को आप तक पहुंच ही नहीं देती, और अगर आपको डिसीज है तो बाकी लोगों को भी सेव कर सकती है, जिसका 2 रोल है। और 95 मास्क यूज करके डॉक्टर्स ने घंटों काम किया है, जिनमें कभी भी उनको तकलीफ नहीं हुई है। सिर्फ आदत की बात थी, नई आदत लगने में टाइम लग जाता है। तो लोगों ने तो पूरा भरोसा कर लिया कि भाई मैं मास्क लगाऊंगा तो मैं मरने वाला हूं। तो हर 5 मिनट में आप देख करिए बाहर, थोड़ा थोड़ा वक्त हो जाए तो हर बंदा अपनी नाक बाहर निकाल लेता है, 5 मिनट के लिए थोड़ा सा मास्क निकाल देता है। अभी भी लोगों के मन में वो डाउट पकड़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप प्लीज इस पे, किसी भी बात पे भरोसा करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन कि ये कौन सा वैक्सीन है जिसके बारे में ये सारा न्यूज आ रहा है, ये तो आप जरूर पूछिएगा। वायरस हमारे ऊपर एक साथ हमला करता है, आपकी